बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 5 एंड 6 नहीं, एग्जांपल नंबर 4 एंड 5 डिस्कस की थी। और आज के लेक्चर में हम लोग एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, चाहे हमारे लिए कॉन्सेप्ट थोड़े से न्यू, थोड़े सी डिफिकल्टी क्यों ना हो, लेकिन चीजें अंडरस्टैंडेबल हैं कि हम लोग इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें पता चल रहा होता है कि बेसिकली अब क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अगर आप लोग अपना कंपैरिजन करें, जिस दिन हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 या 2 सॉल्व की थी, तो बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी कि ये कैसे सॉल्व हो रही है। लेकिन अगर आज हम उस स्टेज पर हैं कि हमें अगर थोड़ी सी भी कोई डिफिकल्टी देगा तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर बैठना कि क्वेश्चन इतना सिंपल सा नहीं आ जाना आप लोगों के पास कि आपको कुछ भी ना करना पड़े और आपको 7 8 10 नंबर वो उठा कर देते। ऐसी कोई बात नहीं है। चीजें सारी मौजूद होंगी, लेकिन सिर्फ बात क्या है कि आपने ना उस क्वेश्चन में उनको ढूंढना होगा। क्या आपकी एनुअल डिमांड क्या बन रही है, आपके एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या बन रही है, आप लोगों की ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बन रही है, ईओक्यू की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर अगर ईओक्यू पे बात कर रहा है तो हम लोगों ने कहा कि हमारी एनुअल डिमांड, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट होती है एट ईओक्यू। वहां से काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं। एनुअल डिमांड के बारे में देखा जाता है, कभी डायरेक्ट बता देता है, कभी इनडायरेक्ट वे में जाके हमें फाइंड करना पड़ता है। फिर प्राइसेस के अंदर चेंजेस को देखा जाता है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में हमें फेस करनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर साथ ही कहता है a vendor has offered to sell a quantity discount of 2% on all the orders of minimum of 7,500 kilogram and wants to see whether the offer of the vendor may be accepted। अब इस किस्म की अक्सर डिसीजन मेकिंग आपसे करवाता है कि डिफरेंट डिस्काउंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटीज आपको बता देता है। और आपने जाकर फिर वो डिसीजन लेना होता है कि हमें कौन सा डिस्काउंट जो वो ऑफर कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको अवेल करना है या अवेल नहीं करना। हम कौन सी क्वांटिटी ऑर्डर करें, इसके लिए कहा गया Coco King Limited produces and markets various brands of chocolates having annual demand of 80,000 kilograms। अब यहाँ पर एनुअल डिमांड आप लोगों के पास मौजूद है। अच्छा, ये एनुअल डिमांड किस चीज की है? चॉकलेट्स वगैरह की। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कोको पाउडर विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द चॉकलेट्स एंड रिप्रेजेंट 90% ऑफ द टोटल इंग्रेडिएंट्स। तो अगर यहाँ पर बात बात करें तो एनुअल डिमांड 80,000 किलोग्राम चॉकलेट की है, कोको पाउडर की नहीं है। और हम लोगों ने जो देखनी है वो कोको पाउडर की देखनी है। अब 80,000 किलोग्राम चॉकलेट बनाने के लिए सारे का सारा कोको पाउडर नहीं जा रहा, उसमें 90% तक वो है, 10% तक बाकी चीजें भी शामिल हैं। तो 90% ये, 10% बाकी चीजें मिलकर 80% बना रही हैं। तो आप लोगों ने 80,000 का 90% लेना है, विच इज इक्वल टू 72,000। तो वो 72,000 आप लोगों की एनुअल डिमांड बनेगी। कोको पाउडर की एनुअल डिमांड आप लोगों की 72,000 बन जाएगी। एम आई राइट? फिर देखिए हमारे पास आ रहा है कॉस्ट पर किलोग्राम इज रुपीज 600, प्रोसेस लॉस और 4% ऑफ द इनपुट। अब जब प्रोसेस लॉस आ जाता है तो भाई 80,000 किलोग्राम बेसिकली 96% है। मतलब हम लोगों ने 80,000 किलोग्राम की डिमांड को पूरा करने के लिए 80,000 किलोग्राम जाकर चॉकलेट नहीं बनाई होगी, हम लोगों ने चॉकलेट इससे ज्यादा बनाई होगी। इस पर 4% का लॉस आ गया। तो मतलब अगर मैं 100 किलोग्राम बना रहा हूं 4% के लॉस के साथ, मेरे पास जो चॉकलेट बचती है वो 96% बचती है। तो ये जो 80,000 है ये बेसिकली 96% है। ये जो 80,000 है वो बेसिकली 96%। इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो देखिए आपके पास टोटल डिमांड ऑफ चॉकलेट क्या आ जाएगी? डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये टोटल डिमांड ऑफ चॉकलेट आएगी 83,333।
इसका 90%, ये जो भी वैल्यू आएगी। वैसे इसको ना डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, मल्टीप्लाइड बाय 90, क्योंकि हम लोगों ने बात करनी है कोको पाउडर की, और वो है इस टोटल जो चॉकलेट बना रहे हैं उसका 90%। तो अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 90 कर दें तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 75,000 के करीब वैल्यू आ रही है। तो आप लोगों के पास जो एनुअल डिमांड आएगी ना वो 72 नहीं है, वो आप लोगों के पास एनुअल डिमांड आ रही है 75,000। क्या आपने ये बात पिक कर ली? क्लियर है सब बच्चों को? उसके बाद हमारे पास आया परचेज एंड स्टोरेज कॉस्ट और एज फॉलोज। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस, मतलब परचेज ऑफिस मीन दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात कर रहा है, वो हमारे पास है ₹6 million। The total number of orders of all products is estimated at 120। अब हमारे पास क्या कहते हैं कि एनुअल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है वो 6 million की है, और हम लोगों ने जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स किए हैं तमाम तर प्रोडक्ट्स के लिए वो इन टोटल 120 हमारे पास मौजूद हैं। तो पर ऑर्डर कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 million divided by 120 is equal to 50,000। नेक्स्ट हमारे पास ये 50,000 पर ऑर्डर कॉस्ट आ रही है आप लोगों को। फिर देखिए आपके पास स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट इज ₹20 पर किलोग्राम पर मंथ। अब यहां पर ये पर किलोग्राम है, लेकिन हमें चाहिए ये इन एनम में। तो इसको हम लोग देखते हैं, अदर कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज, all right, and CL maintains buffer stock of 2,000। जी, अब देखिए हम लोगों ने सबसे पहले उसे क्या फाइंड करके देना है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ईओक्यू के लिए किन किन चीजों की जरूरत है हमें। सबसे पहले एनुअल डिमांड, वो हमारे पास कितनी आ गई, 75,000 की। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखिए हमारे पास क्या आ गई, 50,000। फिर हमें क्या चाहिए, होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट के लिए देखें तो यहां पर उसने बताया 20, यहां पर बताया 5, दोनों ही होल्डिंग कॉस्ट है। आपके पास टोटल होल्डिंग कॉस्ट हो गई है 25, लेकिन ये 25 पर मंथ है, हमें क्या चाहिए, पर एनम। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 300। तो ये 300 चला जाएगा हमारे पास हमारी ऑर्डरिंग क्या, होल्डिंग कॉस्ट। अब हमारे पास ईओक्यू की वैल्यू क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 75,000 multiplied by ordering cost of 50,000 divided by holding cost of 300 and square root, and the value is, ये है हमारे पास ईओक्यू की वैल्यू 5। अब क्या कहा गया, ये फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने कर दिया। अब हमें क्या कहा गया कि अगर वैसे हमारे मुताबिक हम लोग 5,000 पे चले जाते अगर डिस्काउंट्स वगैरह की ऑफर ना होती तो। अब हमें कहा गया कि भाई अगर आप 7500 का एक यूनिट पर 7500 का ऑर्डर करते हो तो फिर हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे, क्वांटिटी डिस्काउंट 2% का आपको मिल जाएगा। अब हमने दो क्वांटिटीज के दरमियान रेलिवेंट कॉस्ट देखनी है, और रेलिवेंट कॉस्ट में हमारे पास दो क्वांटिटीज कौन कौन सी बनेगी, एक 5,000 और दूसरी 7,500। इनके ऊपर जाकर हम लोगों ने रेलिवेंट कॉस्ट को देखना है। अब यहां पर देखें, इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से। अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इनको सॉल्व किया था कि डिफरेंट क्वांटिटी लेवल्स के ऊपर हम लोग उनकी टोटल कॉस्ट देख रहे थे। अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि हमारे पास एक क्वांटिटी लेवल है 5,000 का और दूसरा क्वांटिटी लेवल आ रहा है 7,500 का।
अब इसमें आप लोगों ने भी दो चीजें तो कंफर्म है कि हम लोगों ने लिखनी होती हैं। वो दो चीजें हमारे पास होती हैं, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी होल्डिंग कॉस्ट। वो तो हर हाल में लिखनी है। एनुअल डिमांड दोनों के लिए बिल्कुल सेम रहती है, और दोनों के लिए जो हमारे पास एनुअल डिमांड आ रही है वो है 75,000 की। सबसे पहले हम लोग लिख लिया करेंगे मतलब टैबुलेशन की फॉर्म में इसको किया करो। सबसे पहले लिख लिया करो अपनी एनुअल डिमांड, फिर आप लोग यहाँ पे बताया करो क्वांटिटी ऑर्डर। उसके बाद अब आप लोगों ने एक एक चीज को सॉल्व करना है। एक चीज में सबसे पहले अगर मैं जाऊं कि मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाके लिखूंगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे, जब मैं ए को डिवाइड कर दूंगा क्यू के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे 15, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे 10। अब पर ऑर्डर कॉस्ट का मुझे यहाँ से पता चल गया, और इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। 50,000 रुपीज पर ऑर्डर मेरे पास कॉस्ट आती है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास मिलेंगी 15 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 इज इक्वल टू 750,000, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 500,000। ये हमारे पास एक रेलिवेंट कॉस्ट आ गई, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके बाद हम लोगों ने देखनी होती है टोटल होल्डिंग कॉस्ट। टोटल होल्डिंग कॉस्ट के लिए हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक की वैल्यू कैसे आएगी, एवरेज स्टॉक हमारे पास आ रहा है 5,000 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन साथ में ना हमारे पास बफर स्टॉक भी मौजूद है 2,000 का। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 2 2,500 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 4,500। यहाँ से 7,500 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3,750 प्लस 2,000, तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 5,750। अब आप लोग जाओगे और यहाँ पर फाइंड करोगे टोटल या एनुअल कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर हमारे पास कितनी आ रही है 300। तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 4,500, द आंसर इज 1,350,000 and 5,750 multiplied by 300. The answer is 1725,000। अब ये सेकंड आपके पास रेलिवेंट कॉस्ट आ गई। अच्छा, अगर परचेज प्राइस में किसी किस्म का कोई डिस्काउंट ना होता और सपोज हमसे पूछा जाता कि ये दो डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटीज हैं, आप बताएं इनमें से किसको सेलेक्ट करेंगे, तो जहां पर हमारी ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो मिनिमम होता है हमेशा ईओक्यू के ऊपर। अगर परचेज प्राइस में किसी किस्म का कोई डिफरेंस ना हो, तो परचेज प्राइस पर कोई डिस्काउंट ना मिल रहा हो, तो हमेशा ईओक्यू लेवल के ऊपर आपकी रेलिवेंट कॉस्ट मिनिमम होगी। अब अगर आप लोग देखें यहां पर परचेज प्राइस का इफेक्ट आ रहा है। अब आपके पास एक यूनिट की वैल्यू क्या है 6,000, आपके पास एक यूनिट की वैल्यू आ रही है। अगर आप 5,000 यूनिट परचेज करने जाओगे तो आपको एक यूनिट 6,000 का ही मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग चले गए 7,500 नंबर ऑफ यूनिट्स पर, तो आप लोगों को एक यूनिट जो पढ़ना है वो मल्टीप्लाइड बाय 2% का डिस्काउंट है, तो मल्टीप्लाइड बाय 98%, तो इज इक्वल टू एक यूनिट आपको बढ़ेगा 588 का। ओके, ये अब इनकी परचेज प्राइस आ जाएगी। अच्छा, यहां पर आप लोगों को ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर अपनी परचेज कॉस्ट ही लिखा करें, और 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 के साथ। 5,000 के साथ नहीं करना, हम लोगों ने एनुअल कॉस्ट देखनी है। ले सकते हैं, मैंने अभी यही बात कही है कि ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्यों ना टोटल कॉस्ट के साथ चले जाएं। अदरवाइज दोनों मेथड्स हैं कि आप डिफरेंस भी लेके चल सकते हैं वो जो 2% का था, और साथ में टोटल के साथ भी चल सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट को जो मेथड इजी लगे उसने उसी के साथ चले जाना है। हमने अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को ठीक करना है। ऑलराइट, कि अगर एक मेथड डिफरेंस वाला नहीं समझ आ रहा तो दूसरा रास्ता आपके पास मौजूद हो, क्या आप लोग टोटल परचेज कॉस्ट की तरफ चले जाओ, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड करना है। 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 600, तो हमारे पास आंसर आएगा
और 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 588। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब जाकर आप इनकी टोटल कॉस्ट फाइंड कर लें। टोटल कॉस्ट, और जिनको ये मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं ना, इन तीनों को ऐड कर लें। तो टोटल कॉस्ट फर्स्ट केस में से 5,000 क्वांटिटी ऑर्डर के लिए कितनी आ रही है? इसी तरह 7,500 के लिए देखें टोटल कॉस्ट 5। अब यहां पर अगर गौर करें तो सबसे पहली चीज आप उसे ये बताओ कि आप कौन से नंबर ऑफ यूनिट सिलेक्ट करोगे? 7,500, क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट 7,500 यूनिट्स पर कम है। तो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब वो जो ईओक्यू फाइंड किया था, अब हम ईओक्यू के ऊपर नहीं रहने वाले, हम लोग जाएंगे ऑप्टिमल क्वांटिटी लेवल के ऊपर। ये ईओक्यू था जिसके ऊपर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम थी, लेकिन हम लोग मूव कर रहे हैं 7,500 पर ड्यू टू डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स की वजह से मेरी टोटल कॉस्ट कम हो रही है। तो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स पूछे जाएं तो आप उन्हें क्या कहोगे? 7,500। और अगर आपसे सेविंग पूछी जाए, यहां पे क्या पूछा था उसने? हाँ जी, वेदर द ऑफर ऑफ द वेंडर में बी एक्सेप्टेड, तो हम लोग कहेंगे यस, हम 7,500 यूनिट्स पे मूव करते हैं। और अगर सेविंग पूछी जाए तो इन दोनों का डिफरेंस बता दो कि अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से 7,500 पे मूव करता हूं तो मुझे बेनिफिट होगा इन टोटल इस समय। ऑल राइट, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये देखें, ये सेविंग की वैल्यू आ गई 775 ट्रिपल जीरो। अब मैंने टोटल परचेज प्राइस ली थी, उसने सिर्फ डिस्काउंट की वैल्यू ली हुई है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये इस तरह से क्या करें, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब डिस्काउंट की वैल्यू के लिए अगर आप लोग जाएंगे तो आप सिर्फ ये देखो कि अगर 7,500 यूनिट्स पर जाऊं तो 2% कॉस्ट की वैल्यू में डिक्रीज है, मुझे उसका बेनिफिट हो रहा है। तो आपने ये देखना है कि 7,500 और इसका हमारे पास 2% कितना बनेगा। तो 2% हमारे पास कितना बन रहा है? 600 का 12। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, आपको बेनिफिट हो रहा है 900,000 का। तो 900,000 का बेनिफिट है 7,500 नंबर ऑफ यूनिट्स पर, तो आप इसको इसमें से लेस कर दोगे, तब भी एंड रिजल्ट 775,000 ही आएगा आपके पास। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सब बच्चों को क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा मतलब अच्छा सा क्वेश्चन था हमारे पास। इसको देखें तो कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, suppliers of AT has offered a discount of 5% quantity per order is increased to 120,000 kilogram, advise whether HPL should accept the offer। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। फिर discuss any 3 practical limitations of using the EOQ model। अब देखिए ये पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, तो उसमें भी इधर हमारे पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि ईओक्यू मॉडल की हमारे पास प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या हो सकती हैं। इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन। HPL is engaged in manufacturing of a single product which named is H2, which requires a chemical AT। Presently HPL follows a policy of placing bulk order of rupees of 60,000 kilograms of AT। मतलब वो आपको अभी अपनी करंट सिचुएशन बता रहे हैं कि हम 60,000 किलोग्राम्स ऑफ एटी एक ही ऑर्डर के अंदर मंगवा लेते हैं अपने पास। तो उसने अपनी ये करंटली ऑर्डरिंग वैल्यू बता दी कि पर ऑर्डर मैं क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा हूं।
However, HPL management is presently considering to adopt economic order quantity, जो कि हमें find करना पड़ेगा for determining the size of purchase order of AT. Following information is available in this regard. Average annual production of H2 is 45600 unit and the H2 is our final product. उसकी एनुअल प्रोडक्शन हमारे पास हो रही है 45600। मैंने H2 के लिए नहीं दे काम करना, मैंने काम करना है AT के लिए जो उसका रॉ मटेरियल है, मैंने उसके लिए काम करना है। फिर क्या कहते हैं, प्रोडक्शन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, ईच यूनिट ऑफ H2 रिक्वायर्स 10 किलोग्राम्स ऑफ AT। तो अगर मेरे पास H2 की डिमांड 45,600 है तो इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दूं तो 80 की जो रिक्वायरमेंट होगी वो 456,000 आ जाएगी किलोग्राम। मुझे इस डिमांड को पूरा करने के लिए 80 की 456,000 किलोग्राम मैनेज करने होंगे। कॉस्ट ऑफ 80 इज ₹200 पर किलोग्राम। 5% of the quantity purchased is lost during storage। अब यहां पर ये जो वैल्यू है ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगी 95%। तो मुझे ये वाली ऑर्डर नहीं करनी, डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैं जाकर ऑर्डर कितनी करूंगा, 4 8, ये वाली वैल्यू जाकर हम लोगों ने ऑर्डर कर देनी है। ये बात क्लियर। फिर देखिए हमारे पास आया एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट मींस परचेज डिपार्टमेंट। कहते हैं इज रुपीज दिस 65% ऑफ द कॉस्ट इज वेरिएबल। तो अब हम लोगों ने यहां से ऑर्डरिंग कॉस्ट देखनी है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट देखने के लिए हमें पता हो कि ये तो टोटल कॉस्ट है। सबसे पहली चीज हमें इसमें से सिर्फ इसका वेरिएबल पोर्शन चाहिए और वो वेरिएबल पोर्शन हमारे पास कितना आ जाएगा, 2688,000 मल्टीप्लाइड बाय 65% विच इज इक्वल टू 472। हाँ जी, ये बात क्लियर। अब ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट है इन टोटल फॉर द ईयर, जबकि मुझे चाहिए पर ऑर्डर कॉस्ट। तो आप ये देखो कि उसने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने किए होंगे, तो उसका पता कैसे चलेगा। देखिए उसको कितने रॉ मटेरियल की जरूरत थी, 480। वो कितने पैक मंगवाता था एक ऑर्डर में, 60,000। तो 60,000 से डिवाइड कर दो इसको, तो उसने एक साल में टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स किए होंगे, तो डिवाइडेड बाय 8 कर दो। तो हमारे पास ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी इज इक्वल टू 2184 डबल। ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई। ये बात क्लियर हो गई, कोई डाउट? अच्छा आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अच्छा 80 इज स्टोर्ड इन अ थर्ड पार्टी वेयर हाउस, कॉस्ट रुपीज पर किलोग्राम पर मंथ। अब फिर वही बात आ गई कि इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 75। साथ में कहते हैं HPL कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज 8% पर एनम। अब यहां पे देखें 8% पर एनम हमारे पास आ रही है, लेकिन अभी हम लोग कौन सी वैल्यू पर हैं, 60,000। जब 60,000 मंगवाते हैं तो क्या हमें किसी किस्म का कोई डिस्काउंट पड़ता है, नहीं। तो हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट की कॉस्ट पड़ रही है हमें ये 200। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 8%। अब ये पर एनम है, ये आ जाएगी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज इक्वल टू, एंड द टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज 91 रुपीज पर यूनिट पर एनम। ऑलराइट। अब हमने अगर इसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड करना है तो आंसर आएगा 2 इंटू 480 मल्टीप्लाइड बाय 218400 and divided by 91 square root।
एंड द आंसर इज 48। अब ये है हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर? करंटली वो 60,000 किलोग्राम नंबर ऑफ यूनिट्स मंगवा रहा था। हमने उसे कहा कि अगर आपने जाना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर तो आपको 48,000 नंबर ऑफ यूनिट्स पर ऑर्डर मंगवाने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन ये उस टाइम की बात है जब आपको डिस्काउंट ना मिले, तब आप मूव कर जाओगे 48,000 के ऊपर। लेकिन जहां पर सप्लायर ने कहा कि अगर आप 120,000 किलोग्राम्स का ऑर्डर हमें करोगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। अब हमें देखना है कि क्या मैं उसके डिस्काउंट को अवेल करूं या ना करूं। तो उसके लिए मुझे फिर से वो एक टेबल बनाना पड़ेगा कि मैं देखूंगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर मेरी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है और मेरे पास 120,000 पर मेरी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है। अगर आप यहां पर देखें तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी बिल्कुल सही आ गई थी। बाकी सारी इसकी वर्किंग है। ओके हो गई बात। एंड आई होप कि अब आपको ये वाली सारी वर्किंग भी समझ आ चुकी होगी। कैसे ही है? चलें, गुड। अब यहां पर देखें सेम वैसे ही, एक तो ईओक्यू देखना है हम लोगों ने और दूसरा 120,000 के ऊपर जाके देखेंगे। ईओक्यू की वैल्यू 48,000 एंड 120,000। एनुअल डिमांड हमारे पास आ रही है 480। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहां पे 10, यहां पे 4। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अभी जो हम लोगों ने ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड की थी वो हमारे पास क्या आ रही थी? और 218,400, 218,400 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो 218,400 और 218,400 मल्टीप्लाइड बाय 4 873,600। इसी तरह से अब हम लोगों ने एवरेज इन्वेंट्री देखनी है तो किसी किस्म का कोई बफर स्टॉक मौजूद नहीं था तो ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, यहां पर हमारे पास आ जाएंगे 24,000 और यहां पर हमारे पास आ रही है अब हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट है 91, 91 मल्टीप्लाइड बाय 24,000, 218,400। नेक्स्ट वन इज 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 91। ईओ के ऊपर यही रहेगी, ईओ के ऊपर यही है। जबकि इधर जब आएंगे अब इसने चेंज हो जाना है। अब इसमें देखें जो 75 है वो तो एज इट इज रहेगा, 75 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो 8% है वो 2% का नहीं लेना, 200 का नहीं लेना। 200 पे 5% का डिस्काउंट है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 95% कर दो। 200 मल्टीप्लाइड बाय 95% तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 190। 190 का 8% मल्टीप्लाइड बाय 8% तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी 15.2। तो आप लोगों के पास ये वैल्यू बन जाएगी 90.2। तो 90.2 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, 5412। ऑल राइट। अच्छा, अब जब परचेज कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो भाई पहले एक मेथड मैंने आपको बताया कि आप टोटल परचेज कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। मतलब क्या मेथड? कि आप लोग ना 200 मल्टीप्लाइड बाय 480,000 और फिर 190 मल्टीप्लाइड बाय 480,000। ओके, ओके। अच्छा, दूसरा मेथड, आपकी कॉस्ट सेविंग हो रही है कब? जब आप 120,000 नंबर ऑफ यूनिट्स पर जाते हो, किलोग्राम्स पर जाते हो, कॉस्ट सेविंग हो रही है। कितनी कॉस्ट सेविंग हो रही है कि जो 200 का यूनिट है आफ्टर 5% डिस्काउंट वो आपको मिलेगा 190 का। तो 10 रुपीज की आपको सेविंग हो गई। ओके, तो 10 रुपीज की सेविंग, तो 480,000 नंबर ऑफ यूनिट बनाने में, लेने में आपको कितने की सेविंग हो जाएगी? 480
000,000, ये सेविंग होगी। जब सेविंग होगी तो इसमें से लेस हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम आनी थी। कितनी कम आनी थी? इस अमाउंट से कम आनी थी। ओके, ये कॉस्ट सेविंग मिलेगी अगर 120,000 किलोग्राम्स का ऑर्डर करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट सेविंग की वैल्यू देखी, एक यूनिट पर 10 रुपए की सेविंग हो रही है 1 किलोग्राम पर, तो 480,000 किलोग्राम पूरे साल में मंगवाने पर हमें कितने की सेविंग हो जाएगी? बात समझ आ गई? अब जाकर इस वैल्यू को फाइंड कर लो, यहां पर लिख देना डिस्काउंट। अब यहां से आपने ऐड करना है इन दोनों को, इन दोनों को ऐड करें। अब देखें ईओक्यू था तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल इक्वल है ईओक्यू के ऊपर जी। तो वैल्यू 4368,000। यहां पर जब आप आएंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, जबकि इसमें से 4800,000 लेस कर दें तो वैल्यू 1485। ओके, अब दोनों के दरमियान जरा डिफरेंस चेक करें। टू, ये आपको सेविंग होगी कब? कब? जब आप 120,000 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तब आपको ये सेविंग। बात क्लियर हो गई? अब यहां पर देखें ईओक्यू वगैरह इधर गए, एक्सेप्ट इट एज इट वुड रिड्यूस द परचेज कॉस्ट। अब इसने इधर क्या किया, उसने टोटल कॉस्ट के साथ आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहीं पे वो टोटल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, कहीं पे वो डिस्काउंट्स वगैरह लेकर आ जाता है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना, आपने एंड रिजल्ट अपना सही रखना है। तो यहाँ पर आपके पास लास्ट वाले पॉइंट पर आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या आप लोग सिर्फ डिस्काउंट्स के साथ डील करते हो या टोटल परचेज कॉस्ट के साथ डील करते हो, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। कोई डाउट, किसी किस्म का कोई इशू? अच्छा, उसके बाद सी ऑप्शन देखिए हमारे पास, इसका सी ऑप्शन क्या था? इसका सी ऑप्शन ईओक्यू मॉडल यूज करने की प्रैक्टिकल लिमिटेशन। अब ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस भी की थी। ओके, ईओक्यू के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल लिमिटेशन ये डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने इसकी अजम्पशंस देखी थी, अगर आपको याद हो, अजम्पशंस को बेस बनाकर हम लोग आ गए थे लिमिटेशंस के ऊपर, और अजम्पशन को लिमिटेशन में कन्वर्ट कर दिया था। सबसे पहले अगर लिमिटेशन बतानी हो ना, तो मतलब ये एक इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो ईओक्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या है? 2 इंटू एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, तो तीनों पॉइंट यहीं पे कवर हो गए, एक एनुअल डिमांड के बारे में, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में, और तीसरा होल्डिंग कॉस्ट के बारे में। अब जैसे ईओक्यू डिटरमिन करने के लिए हमारी अजम्पशन होती है कि थ्रू आउट द पीरियड हमारी डिमांड सेम रहेगी, हालांकि इन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। जब सीजनल वेरिएशंस आती हैं तो सीजन में डिमांड बढ़ जाती है, और सीजन ना हो तो डिमांड रिड्यूस हो जाती है, तो ये डिमांड एक जैसी नहीं रहती। ओके, जबकि ईओक्यू ने क्या कहा था, जब उसने एज्यूम किया था, उसने कहा था कि हम लोग डिमांड को कांस्टेंट कंसीडर करें। फिर जब बात आई ऑर्डरिंग कॉस्ट की, तो इन्होंने यही कहा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कांस्टेंट रहेगी, हालांकि ड्यू टू इन्फ्लेशन आपके पास ये भी कांस्टेंट नहीं रह सकती, इसकी वैल्यू में भी चेंज होता रहता है। फिर होल्डिंग कॉस्ट के बारे में भी बिल्कुल ऐसे ही, कि हमारी अजम्पशन थी ईओक्यू को फाइंड करने के लिए कि होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास सेम रहती है, जबकि ऐसा नहीं है, रेंट में जैसे इंक्रीज आ जाता है आपकी होल्डिंग कॉस्ट में भी चेंज आ जाएगा, तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो सकती है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि डिस्काउंट्स नहीं होते जब ईओक्यू को हम लोगों ने फाइंड किया था, जबकि प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं होता कि हमारा सप्लाई हमें बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट दिया करता है। तो मैंने आपको चार ये लिमिटेशन इस तरह से बता दी हैं, तो फार्मूले में से ही तीन तो आपको मिल गई थी।
जो फार्मूले में यूज कर रहे थे, साथ में डिस्काउंट्स की बात आप लोग कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने भी सोल्यूशन में कुछ इसी तरह से डिस्कशन किया। पॉइंट सी को पढ़ें। अच्छा, तो जैसे ही अब आप लोगों ने इसको पढ़ा तो क्या सारे वही पॉइंट नहीं है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? कोई ऐसा पॉइंट जो आप मुझसे समझना चाहो? नो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे आपकी होम असाइनमेंट में तो क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 था, ऐसे ही था, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 8 वो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं थी और आपके होम असाइनमेंट में भी नहीं थी। तो अभी इसी को डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखिए रिक्वायरमेंट कहते हैं कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू एंड द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन द ईओक्यू। फिर कहते हैं what would be the safety stock and reorder level if the company is willing to take a 20% risk of being stock out and 10% risk of being stock out। अगर ये दो सिचुएशंस हों तो हम लोगों ने उसे बताना है कि भाई हमारा सेफ्टी स्टॉक क्या होगा और हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होगा। आपके लिए ऑप्शन ए बहुत सिंपल सा था, इजी सा था, तो इसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हम आपको याद होगा कि हम लोगों ने बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने इन्वेंट्री के लेवल्स में मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, रीऑर्डर लेवल, इसकी डिस्कशन भी की थी। तो उससे रेलिवेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम लोग इसके ईओक्यू लेवल की बात करें तो उसको डिटरमिन करना बहुत सिंपल सा था कि यहाँ पे कहते हैं आपको कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट ये है कॉस्ट पर गैस किट, साथ में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर गैस किट, ये आपके पास आ गई। अब आपके लिए इसका ईओक्यू फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब ईओक्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी, अभी आपने डिटरमिन किया इसको, तो आपके पास इसके ईओक्यू की वैल्यू क्या आ गई? 5400 गैस किट्स आप लोग ऑर्डर किया करोगे। फिर साथ ही इन्होंने आपसे क्या पूछा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अगर आप लोग यहां पर देखें तो एक ऑर्डर की कॉस्ट मुझे क्या मिल रही है? 27,000। अब टोटल फाइंड करना हो तो मुझे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी 5400। तो अब देखिए 162,000 डिवाइडेड बाय 5400 इज इक्वल टू 30। तो टोटल हम लोग 30 नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर रहे हैं और एक ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी आ रही है? 27,000। तो मल्टीप्लाइड बाय 27,000 एंड द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 810,000। ओके, तो अब देखें क्या ये वाला पॉइंट ज्यादा इजी नहीं था क्या? कि प्रैक्टिस की तो अब हमें पता चल गया है कि हम इन चीजों को इस तरह से फाइंड जाके करेंगे। ऑप्शन ए आप लोगों का कंप्लीट हो गया। हो गई बात क्लियर? अब हमने काम करना है किसके ऊपर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में फिर से देखो हमें क्या चीज चाहिए। सबसे पहले हमें सेफ्टी स्टॉक, क्या हमने अपने पास सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है? किस चीज के लिए? कि अगर 20% हम लोग रिस्क ले रहे हो स्टॉक आउट होने का तो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक कितना होगा, और अगर हम 10% रिस्क ले रहे हो तो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक कितना होगा। हमारा रीऑर्डर लेवल डिपेंड करता है हमारे सेफ्टी स्टॉक के ऊपर। तो पहले हमें सेफ्टी स्टॉक का पता होना चाहिए कि हमारा सेफ्टी स्टॉक क्या है। अगर आप लोग देखें तो एक मरतबा जरा पीछे जाएं जहां पर हमने इन चीजों को पढ़ा था और एक मरतबा जाके उनके फार्मूला देखें कि हमने इनको क्या कुछ पढ़ा, कि हमारे पास रीऑर्डर लेवल क्या है, हमारे पास सेफ्टी स्टॉक क्या है। सिर्फ एक नजर उनकी डेफिनेशन देख लेनी है। रीऑर्डर लेवल के लिए मल्टीपल उन्होंने काफी सारी आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर सरकमस्टांसेस सर्टेन हो तो आप लोगों ने किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, अगर अनसर्टेन हो तो किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। एक नजर जरा देखें उसको। अब थोड़ा सा आपने जरा उसको रिवाइज कर लिया होगा क्योंकि इससे पहले हमने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आपके माइंड से वो चीजें स्किप हो गई होंगी, इसीलिए मैंने कहा एक मरतबा उसको जरा देखने। अब यहां पर देखें आपको डाटा क्या गिवन है। डाटा कुछ इस तरह का गिवन है कि अल्फा मोटर्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड यूजेस अ स्पेशल गैस्केट फॉर इट्स
automobiles which is purchased from a local manufacturer, the following information has been made available by the procurement department. तो वो आपको 4 चीजें बता दी. Then कहते हैं the gaskets are used evenly throughout the year. ये मतलब हमारे काम को आसान कर रही होती हैं कि भाई हर टाइम पर एक जैसी हमारी सेल्स हो रही हैं. The lead time for an order is normally 11 days. अब लीड टाइम के बारे में आपने पढ़ा था. लीड टाइम क्या होता था हमारे पास कि प्लेसिंग एन ऑर्डर से लेकर रिसीविंग गुड्स तक का जो टाइम होता है ना, हम उसे लीड टाइम कहते हैं. कि जिस दिन हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया उस दिन से लेकर जब तक गुड्स हम तक पहुंचेंगी उसे कहा जाता है लीड टाइम. और वो हमें नॉर्मली 11 दिन लगते हैं. कि अगर आज हम लोग ऑर्डर करें तो 11th डे पर जाकर हम लोग गुड्स रिसीव कर रहे होते हैं. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखिए, हम कहते हैं नॉर्मली 11 डेज हैं, लेकिन ये कभी कभी एक्सटेंड होकर 15 डेज तक भी चला जाता है, लेकिन कभी कभी. फिर क्या कहता है, द डिलीवरी टाइम एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द अक्ररेंस आर गिवन बिलो. कहते हैं 68% प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो हमारी इन्वेंट्री है जो हमने ऑर्डर की हो वो 11th डे पे आ जाती है. फिर कहता है 12% की प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास हमारी इन्वेंट्री 12th डे पर आएगी. फिर कहते हैं 10% प्रोबेबिलिटी है कि 13th डे पे आती हैं. 6% है कि 14th डे पे आएगी और 4% है कि 15th डे पे आएगी. और प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 100. बस इतना सा डाटा हमारे पास मौजूद है. यहां तक बात समझ आ गई है? किसी को कोई इशू? नो इशू. अच्छा, अब आप लोग देखो, उसने आपसे क्या कहा है. उसने कहा है कि थ्रू आउट द ईयर आप लोगों के पास जो ये डिमांड है वो इवनली है. गैस्केट्स आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर. और यहां पर क्या उसने नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर आपको कहीं पे बताए? ये देखो बता दिए, 360 डे पर ईयर हम लोगों ने एज्यूम करना है. अब देखें हमारी एनुअल डिमांड कितनी है गैस्केट्स की, 162,000 डिवाइडेड बाय 360. तो एक दिन की डिमांड कितनी होगी? तो एक दिन की डिमांड कितनी होगी? 450. ये बात समझ आ गई? तो आपने ये देखना है कि भाई मेरे पास एक दिन की डिमांड कितनी आएगी, और वो एक दिन की डिमांड कितनी आ रही है हमारे पास? 450. अब पहली बात उसने ये सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए. अगर मैं सेफ्टी स्टॉक को भी छोड़ भी दूं, जैसे रीऑर्डर लेवल भी मैंने साथ में बताना था, और आपको इस बात का पता है कि 11th डे पर आपको इन्वेंट्री मिलनी है, तो आप लोग कितना स्टॉक अपने पास रखोगे? मतलब आपका रीऑर्डर लेवल क्या होगा? कौन से इन्वेंट्री लेवल तक पहुंचोगे और जाकर ऑर्डर करोगे? तो 450 मल्टीप्लाइड बाय 11 डेज की इन्वेंट्री तो आप अपने पास हर हाल में रखोगे. देखो क्या आता है आंसर. ये रीऑर्डर लेवल विदाउट सेफ्टी स्टॉक है. क्या आपने अपनी तरफ से किसी किस्म का कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा? आपको कंफर्म था कि नॉर्मली 11 डे लगते हैं, तो 11 डेज की इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है और आपने जाके ऑर्डर कर दिया. तो अगर 11 डे ना आई इन्वेंट्री तो स्टॉक आउट के चांसेस है, तो आप लोग स्टॉक आउट पे चले जाओगे. अब क्या कहता है कि भाई मुझे बताओ मेरा सेफ्टी स्टॉक क्या होगा. अगर 11 डेज पर आप लोग हो तो फिर आपने सेफ्टी स्टॉक कुछ भी नहीं रखा होगा, और आपका रीऑर्डर लेवल है 11 मल्टीप्लाइड बाय 450. आंसर आ गया आपके पास 4950. क्या आपको मेरी ये बात समझ आई है? लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय पर डे कंजम्पशन, कि ऑन एवरेज आपकी पर डे कंजम्पशन कितनी है. तो ऑन एवरेज अभी हमने फाइंड किया कि 450 गैस्केट्स यूज करते हैं, तो लीड टाइम है 11 डेज का, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 450. तो अगर आपने मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे भी जाके ऑर्डर करना है ना प्लेस, तो आपके पास इन्वेंट्री का लेवल 4950 होना चाहिए. लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई मैं बिल्कुल लीड इस तरह से नहीं जाऊंगा, मैं बफर स्टॉक का जो रिस्क ले रहा हूं वो लूंगा. कितना? कहता है 20% का रिस्क लूंगा. इट मीन्स दैट
80% तक कॉन्फिडेंट है, तो 80% तक की वो इन्वेंट्री अपने पास रखेगा। आपको ये बात समझ आई? 20% वो स्टॉक आउट होने का रिस्क ले रहा है, तो 80% उससे अपने आप को सिक्योर करना है। अब अगर आप लोग यहां पे गौर करो तो 80% कहां बन रहे हैं? ये बन गए 80%, जहां पर उसने अपने आप को सिक्योर करना है। इतना उसको कहता है कि मैंने रिस्क लेना है, तो बाकी वो 20% का रिस्क ले रहे हैं। तो 11th डे पर तो वो ऑलरेडी मौजूद है, उसके लिए तो वो मेंटली प्रिपेयर है कि नॉर्मल 11 डेज लगते हैं। लेकिन अगर 11 डेज पे इन्वेंट्री ना पहुंची तो एक दिन का और उसके पास स्टॉक मौजूद होना चाहिए। और एक दिन का स्टॉक कितना बनेगा? 450। अब उसके पास ये 450 का बफर स्टॉक होना चाहिए उसके पास, एक दिन एक्स्ट्रा का, तो वो 80% कॉन्फिडेंट हो जाएगा। बात क्लियर? और अगर हम बात करें 90% कॉन्फिडेंट की, मतलब तो फिर 10% रिस्क लेगा, तो 90% कॉन्फिडेंट पे चला जाएगा। तो 90% कॉन्फिडेंस की अगर बात करो तो देखो, क्या ये 90% बन नहीं गया? तो 11 डेज तो नॉर्मली उसके पास है स्टॉक, तो अब उसके पास बफर स्टॉक के तौर पर कितने दिन जा रहे हैं? 2। तो 2 दिन के लिए उसके पास सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए? 900 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन था सेफ्टी स्टॉक का, व्हेन 20% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। तो उसके लिए हम लोग उसे क्या कहेंगे कि हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए? 450 का। और अगर 10% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट लिया जाए तो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए? 9। बात क्लियर हो गई? तो हमारा रीऑर्डर लेवल कितना बनेगा? अगर 20% रिस्क पर होंगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 450 प्लस सेफ्टी स्टॉक, तो 5400 नंबर ऑफ यूनिट्स। जब हमारी इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक 5400 नंबर ऑफ यूनिट्स पर आ जाए तो आपने ऑर्डर कर देना है। बात क्लियर हो गई? दूसरा, अगर आप 90% का कॉन्फिडेंस चाहें और 10% का रिस्क ले रहे हो स्टॉक ऑफ का, तब आप लोग 11 इंटू 450, ये आपने सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला पढ़ा था, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला पढ़ा था कि आपका लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो 10% रिस्क के लिए हमारे पास सेफ्टी स्टॉक कितना आ रहा है? सेफ्टी स्टॉक कितना आ रहा है? 900। तो टोटल कितना चाहिए हमें? तो अब 10% अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो स्टॉक आउट का, तो जब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल 5850 हो तब आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है। ये बात समझ आ गई? बात क्लियर? तो अगर यहाँ पे देखें, ये देखें, सबसे पहले वो आपको बता रहे हैं सेफ्टी स्टॉक के बारे में 20% और 10% रिस्क के मुताबिक। ये 20% है, ये 10% है। अब 20% पे जाते हैं तो वो कहते हैं एक दिन का सेफ्टी स्टॉक आपने रखना। और अगर 10% पे जाते हैं तो फिर आपको 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना है। वो पता हमें, ये देखें, यहां से चला, फिर से देख लें। 11 डेज बेटा नॉर्मली थे, उसके लिए तो वो मेंटली प्रिपेयर है, यहां पर तो वो मौजूद है। अब वो कहता है कि मैंने 20% का रिस्क रखना है, तो मतलब खुद को 80% तक उसने सिक्योर करना है। तो 68% यहाँ पे वो ऑलरेडी सिक्योर है, साथ में 12% शामिल कर देगा। तो उसके पास अगर वो जाता है 20% के रिस्क पर, तो सिर्फ एक दिन है कि उसने अपना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है। और अगर वो चला जाता है 90% कॉन्फिडेंस के साथ, तो उसको मजीद 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक अपने पास मेंटेन करना है। बात क्लियर? और एक दिन के लिए कितनी इन्वेंट्री चाहिए? 450। तो ये उसका सेफ्टी स्टॉक। और रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन, जो कि हमारे पास 450 की है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम जो कि 11 का आ रहा है, प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो 20% के लिए हमारे पास ये आ जाएगा और 10% के लिए ये इसका आंसर। एनी डाउट? अच्छा जी, इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोगों ने सॉल्व कर ली, पहले ही आपकी होम असाइनमेंट का पार्ट थी। एग्जाम्पल नंबर 10 ये भी कर लिया आप लोगों ने। और कौन सी एग्जाम्पल नंबर 11 रह गई हमारे से। आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व कर लेनी है
और अभी मैंने सिर्फ ये चेक करना है कि आप लोगों को ये पॉइंट्स किस हद तक क्लियर हुए, जो कुछ पढ़ रहे हो समझ आ रहा है या नहीं। उसके लिए आपका एक सरप्राइज टेस्ट है छोटा सा, और आपने बैठ के तसल्ली से अपना टेस्ट सॉल्व करना है अभी। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।